हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 7 का हिस्ट्री चैप्टर 3 पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द साउथ। यानी कि साउथ में जो उस समय राज्य चल रहे थे, चोलास के, सिराज के, पांड्यास के। ये चोलास, सिराज, पांड्या जो भी हैं हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। इस चैप्टर में बस हम चोलास के बारे में देखेंगे, जो कि तमिलनाडु के ऊपरी भाग में राज कर रहे थे, साउथ इंडिया में। ठीक है। और ये कब तक राज किए? AD 700 लेकर 1200 AD तक। ठीक है। इसी का एक केस स्टडी है चोलास के बारे में। तो बस चैप्टर चोलास के बारे में, यानी कि जो राज्य था, ये साम्राज्य था चोलास का, इनके बारे में हम बस पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट का राज्य जो साउथ इंडिया था हमारा भारत का, ठीक है, वो नॉर्थ इंडिया की तरह भी डिवाइड था, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग छोटे छोटे किंगडम से। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि कैसे नॉर्थ इंडिया छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड था। ठीक है। अशोका के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा राजा आए जो छोटे छोटे हिस्सों में क्या किया, अपने राज्य को कवर कर लिया। राजस्थान का अलग हो गया, यूपी का अलग हो गया, बिहार का अलग, मतलब अवध का अलग हो गया, पाटलिपुत्र का अलग हो गया। ठीक है। वैसे साउथ इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा हिस्से हुए थे, क्योंकि अलग अलग राजा थे। तो उसी में थे एक चोलास। ठीक है। यहाँ पर ये लोग थे। तो वही हम इसको पढ़ेंगे आज किताब में। कह रहा 4वीं शताब्दी में, यानी कि 4th सेंचुरी में चालुक्य डायनेस्टी कर्नाटका में राज कर रही थी। कर्नाटका मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है। ये कर्नाटका है। तो यहाँ पर ये लोग राज करते कौन? चालुक्याज। ठीक है। ये चालू बहुत थे। ठीक है। एंड पलावास थे आंध्र प्रदेश में। ये जो था, ये पूरा एरिया, ये किसका, कौन राज कर रहा था? पलावास। ठीक है। इनके बारे में हम लगेंगे। और कह रहा कि 400 सालों तक इन्होंने राज किया उस समय में। यहाँ पर कह रहा है उसमें से कुछ पलावास थे, ठीक है, राष्ट्रकूट राज थे, और चोलास थे जो काफ़ी ज़्यादा क्या थे, दूसरों से अलग थे। यानी कि एक तरह से ये लोग पावरफुल थे दूसरे मतलब राजाओं से। ठीक है। कह रहा है कि हमने राष्ट्रकूटा के बारे में पढ़ा पिछले चैप्टर में। ठीक है। इस चैप्टर में हम बस हम चोला के बारे में पढ़ेंगे। तो आते हैं अपने पहले केस स्टडी पे, जो कि चोलास के बारे में। तो इन्होंने कब तक से कब तक राज किया? 846 से लेकर 1267 तक, यानी कि 846 से लेकर 1267 तक इन्होंने क्या किया? राज किया। तो कह रहा है यहाँ पर जो चोलास थे वो कब उभरना, इमर्जिंग मतलब उभरना, कब उभरे? 8th सेंचुरी में। ठीक है। 8th सेंचुरी 30th सेंचुरी तक करते हैं मेडिवल पीरियड, जो कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है। कह रहे 8th सेंचुरी में ये लोग आए थे विजयाला में। विजयाला एक जगह है वहाँ पर तमिल में। ठीक है। तो वहीं पर ये लोग अपना काम को इस्टेब्लिश यानी कि संस्था अपना बनाना शुरू किए, रूल करना शुरू किए तमिल में। कौन? ये चोलास वगैरह। ठीक है। तो 8वीं मतलब कि शताब्दी में आए थे ये लोग। ठीक है। और तंजौर जो था इनका कैपिटल था। जैसे होता है ना, हर राजा का एक कैपिटल होता है जहाँ पर वो रहता है खासकर। ठीक है। तो तंजौर उसका क्या था? कैपिटल था। किसका? चोलास का उस समय में। तो विजयाला ने क्या किया, उस मतलब माना जाता है कि ऐसा कि जो चोलास का फाउंडर यानी कि जो चोला को पहली बार लाया था सामने, वो कौन था? विजयाला था। ठीक है। जो कि पहली बार तमिल यानी कि साउथ में, ठीक है, अपना जो राज्य था, साम्राज्य था, वहाँ पे उपस्थित किया। यानी कि दूसरे राजाओं से लड़ा और जीता और अपना एम्पायर खड़ा किया। ठीक है। तो वही कह रहा कि जिसका कैपिटल था तंजौर था और राजा विजयाला था, जो कि फाउंडर था इस चोलास का, यानी कि इसने ही उस चोलास को खड़ा किया था एक लीडर की तरह। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इसके हिज ग्रैंडसन, यानी कि उसका जो लड़का था प्रांतका करके, ठीक है, उसने 907 से लेकर 955 तक इस्टेब्लिश किया सुप्रीमेसी इन साउथ में। यानी सुप्रीमेसी मतलब कि अपना पावरफुल दे, यानी कि अपना पावर दिखाया साउथ में कि चोलास कितने पावरफुल हैं और वो किसी से डरते नहीं हैं। ही डिफीटेड द पांड्या किंग इन ऑफ मदुरई। मदुरई में एक जगह है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ ये वाला मदुरई है। ठीक है। ये पांड्यास के राजा को हराएं। कौन? ये विजयाला के, यानी कि चोलास वाले लोग जो थे, इन्होंने हराया पांड्या को। पांड्या यानी कि इन पांड्यास को। जिससे पहले यहाँ पे लोग क्या हुए, इमर्ज किए, यानी कि उभरे, अपना साम्राज्य बनाए, फिर इस साम्राज्य से इधर आने लगे, यानी कि पांड्यास की तरफ, और इनको इन्होंने हराया, फिर वहाँ पे अपना एम्पायर खड़ा किया। यानी कि अपने टेरिटरी को क्या कर रहे थे? धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, यानी कि अपनी जगह को एक्सटेंड कर रहे थे। ठीक है। ही टुक द टाइटल ऑफ मदुरई कोंडावान द कनकर ऑफ मुंदई। वो अपने टाइटल को, यानी कि जो कहते हैं ना चोलास, फिर अपने जो उसका नाम था विजयाला, तो विजयाला करके क्या नाम रख दिया? मदुरई कोंडकन, यानी कि मदुरई को कनकर्ड करने वाला, यानी कि जीतने वाला। ठीक है। इस तरीके से उन्होंने नाम चेंज किया। कह रहा उसी में मतलब यही जो चोलास वाले थे, यानी कि जो चोला किंगडम था, ठीक है, उसमें एक राजा था जिसका नाम था राजा। क्या नाम था? राजा 1। ठीक है। इसका पूरा नाम क्या था? राजा 1। जिससे इसके जब लड़के होते हैं ना, तो राजा 2 रखा जाता है, फिर राजा 3 रखा जाता है। तो ऐसे ही राजा 1 था, जो सबसे बड़ा यानी कि सबसे पावरफुल राजा रहा था उस चोला एम्पायर का। यानी कि इसके पीरियड में काफ़ी ज़्यादा इसका टेरिटरी को बढ़ाया गया था और काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था चोलास का। किसके अंडर में? जब राजा किंग था खुद चोलास का। वो अपने एम्पायर को, वो कौन? राजा ने अपने एम्पायर को, यानी कि अपने साम्राज्य को साउथ में भी बढ़ाया और नॉर्थ में भी ऊपर की तरफ ले गया। यानी कि यहाँ भी था और ऊपर की तरफ ले गया। कौन? ये राजा। उस राजा ने, यानी कि राजा ने
उसने डिफेट किया, डिफेट यानी कि हराया। किसको हराया? चालुक्यास को कल्याणी में, फिर पांड्यास को हराया, फिर चेरास को भी हराया और वेंगी को भी हराया, यानी कि 3-4 राजाओं को हरा के ये पूरा साउथ अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, ये जो चेरास हैं और पांड्यास हैं और कंतियास हैं, इन सबको हरा के जो इनका टेरिटरी था यानी कि जिनका राज्य था अपने राज्य में ले लिया। कौन? ये राजा। तो इसीलिए कहते हैं कि 950 से लेकर 1000 तक इन्होंने राज किया, लगभग यानी कि 30 साल तक इन्होंने राज किया और इन राजाओं को हराया था, चालुक्यास को, पांड्यास को, चेरास को। फिर कह रहा है कि ही टुक सम टेरिटरीज ऑफ मैसूर, यानी कि अपन टेरिटरी को कहाँ तक ले गया? मैसूर तक। मैसूर एक भारत में जगह है, सबसे लास्ट पॉइंट है, तो वहाँ तक वो अपने टेरिटरी को यानी कि अपने साम्राज्य को ले गया। वहाँ से बढ़ते बढ़ते वो कहाँ तक पहुँच गया? श्रीलंका तक, यानी कि इस जगह तक पहुँच गया। कौन? राजा ही। तभी तो जब पावरफुल था तभी तो यहाँ तक पहुँचा। इस तरीके से कहते हैं कि ही बिल्ड अ पावरफुल नेवी, उसने एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक नेवी, एक आर्मी बना लिया था जो कभी किसी को मतलब हरा देते थे। ठीक है, एंड कंट्रोल मेनी आइलैंड ऑफ द सी, कह रहा है कि उसके साथ ही यानी कि श्रीलंका के साथ कई सारे आइलैंड को भी ये लोग कंट्रोल कर रहे थे, जैसे कि लक्षद्वीप और मालदीव, ये है ना, यहाँ भी ये लोग चले गए थे। मतलब कि ये पूरा एरिया है, ये पूरा साउथ ही ये लोग अपने अंडर में कर दिए थे। मतलब कि श्रीलंका हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, मालदीव हो गया, सारे आइलैंड थे जो किसके अंडर में थे? चोलास के बारे में। और सबका राजा कौन था? राजा है, यानी कि सबसे बड़ा राजा कौन था? राजा। ठीक है, कह रहा है इसके नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द चोलास बिकेम अ पैरामाउंट पावर ऑफ द साउथ, यानी कि जो राजा था यानी कि जो राजा वन था इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसके अंडर में जो चोलास थे वो एकदम पैरामाउंट पे चढ़ गए थे, यानी कि एकदम सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गए थे साउथ में। इनसे कोई पंगा नहीं लेता था क्योंकि ये सबसे खतरनाक थे उस समय में। इनके पास सबसे बड़ी आर्मी थी और सबसे ज़्यादा ये पावरफुल थे, इनके पास एडवांस हथियारें थी जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी आसानी से हरा देते थे, तो इनसे कोई लड़ना नहीं चाहता था। ठीक है, तो राजा के टाइम पे चोलास ने काफ़ी इंजॉय किया अपने टेरिटरी को। नेक्स्ट पॉइंट करा जो ये राजा था, ठीक है, इसने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवाई, या बिल्डिंग यानी एक तरह का मंदिर बनवाया, खूबसूरत मंदिर जिसका नाम था बृहदेश्वरा। क्या नाम था? बृहदेश्वरा टेम्पल। किसका ये मंदिर था? शिव का मंदिर था। ठीक है, कहाँ पर था? तंजौर में, यानी कि अपने कैपिटल में जहाँ वो रहता था। तंजौर क्या था उसका? चोलास का कैपिटल था, एमसीक्यू में आएगा। ठीक है, कि जो चोलास थे उनका कैपिटल कौन था? तंजौर था। तंजौर में ही मंदिर बना था जिसका नाम था बृहदेश्वरा टेम्पल, और ये मंदिर किसका था? शिव का मंदिर था। ठीक है, इस तरीके से उसके जो मंदिर के दीवार थे उसने अपने बारे में लिखवाया। किसके बारे में? मतलब कि अपने बारे में, ताकि जो लोग आए पूजा करने उसके बारे में जान सकें कि राजा आखिर है कौन। ठीक है, उसके अंडर में जो ट्रेड था काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हुआ इस आइलैंड पे, जो भी लक्षद्वीप वगैरह था, श्रीलंका था। तो इसके समय में काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस क्या हुए? फैल गई, यानी कि फ्लोरिश हुआ। फ्लोरिश यानी कि फैल गई बिजनेस और काफ़ी विकास हुआ। द कॉस्ट ऑफ केरला मालदीव ऑफ श्रीलंका बिकम रिच, यानी कि जो कॉस्ट यानी कि किनारा समुद्र का, ये जो भी किनारा था यहाँ पे ऐसे वाला, ये वाला, और ये पूरा ये वाला किनारा है पूरा ऐसे, ये काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ? विकसित हुआ। विकसित यानी कि अमीर बन गया ट्रेड की वजह से। वही कह रहा है ना, बिकम रिच, यानी कि जो किनारा है समुद्र का, किसका किनारा? केरला किनारा, मालदीव का किनारा, श्रीलंका किनारा, काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गए थे लोग, कपड़ा बेच के, मसाले बेच के और कीमती स्टोन यानी कि पत्थर बेच के। ठीक है, कहाँ बेचते थे? वेस्ट एशिया में, यानी कि इस तरफ, ये वाला पूरा जो पार्ट था भारत का, ये वाला, यहाँ पे लोग बेचते थे और काफ़ी अमीर हो गए थे ये लोग। अरब मर्चेंट डेल्टा इंटरेस्ट सम ऑफ देम सेटल्ड इन द चोला एम्पायर, कह रहे कुछ अरब के मर्चेंट थे, जैसे सऊदी अरेबिया के जो लोग थे, वहाँ के कुछ बिजनेसमैन थे जो कहाँ सेटल हो गए थे? इसी चोला में, क्योंकि चोला एम्पायर में जो लोग रहते थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और इनका सेवा भी करते थे। इस तरीके से जो अरेबियन थे वो बिजनेस करने आए और यहीं पर सेटल हो गया, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था इनके राज्य में, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं राजेंद्र चोला के बारे में। ये भी एक तरह के राजा थे चोला के। तो ये जो था, ये अपना चोला, मतलब ये जो लड़का था, किसका लड़का था? राजा का लड़का था। कौन? राजेंद्र। ठीक है, तो इसने क्या किया है, इसके पिता ने, मतलब जब ये था, इसके पिता जब राज कर रहे थे तो श्रीलंका को आधा ही इन्होंने मतलब कन्वर्ट किया था, जीता था। ठीक है, जैसे इससे पूरा श्रीलंका है तो बस इतने पार्ट को जीता था, लेकिन जब ये आया, कौन है? राजेंद्र चोला आया, जब इसने पूरे श्रीलंका को क्या कर दिया? कन्वर्ट कर लिया। तो वहीं लिखा है ही कन्वर्ट द होल ऑफ श्रीलंका, पूरे श्रीलंका को इसने कन्वर्ट कर दिया। और जब उसका नाम रखा तो क्या नाम रखा? मुमंदी चोला मंडलम। तो वही कह रहा है प्रोविंस ऑफ चोला एम्पायर एंड नेम्ड मुमंदी चोला मंडलम, यानी कि जब वो आया, यानी कि जब इसका लड़का आया, किसका? राजा वन का, इस लड़के का नाम था राजेंद्र चोला। ठीक है, इसने राज किया था 16 AD से लेकर 44 को 40 साल तक। तो जब ये आया तो अपने चोला को बदल के क्या नाम रख दिया? मुमाडी चोला मंडलम। तो इसको याद रखिएगा। तो ये जो इसका लड़का था, ठीक है, ये बहुत पावरफुल था, ये भी अपने पिता की तरह काफ़ी पावरफुल था, जिसकी वजह से इन्हें क्या किया? ये तो पूरा श्रीलंका को तो ऑक्युपाई किया ही, साथ में ये कहाँ चला गया? ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ तक चला गया था। पूरा ये एरिया उसका है, यादवास थे, करतियास थे, सब इनको अपने अंडर में ऑक्युपाई कर लिया था। जितना भी ये लाइन दिख रहा है ना ब्लू, सब इसका राज्य है। किसका? राजेंद्र चोला का। तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था ये अपनी तरह। क्या किया? फिर एक राजा आए जिसका नाम था शैलेंद्र किंग। बाद में उन्होंने एक बुद्धिस्ट का मंदिर बनवाया
जिसका नाम है मोनेस्ट्री करके। कहाँ बनवाया था? नागापट्टनम में। नागापट्टनम एक जगह है भारत के साउथ की ओर, ठीक है, वहीं पर ये मोनेस्ट्री बना था। तो ये अगर एग्जाम में नहीं आया, कौन आएगा? चोलास के बारे में आएगा, ठीक है। सबसे बेहतरीन राजा कौन था? राजा राजा। इसका लड़का का नाम क्या था? राजेंद्र चोला। और इसका कैपिटल कहाँ था? तंजौर में, ठीक है। और राजा राजा ने क्या ऑक्युपाई किया था? पूरे श्रीलंका को, ठीक है, और ऊपर के कुछ पार्ट यानी कि नॉर्थ के कुछ पार्ट को। कर जब इसका लड़का आया तो इसका भी राज्य में क्या हुआ? ट्रेड काफ़ी फ्लोरिश हुआ। फ्लोरिश यानी कि ट्रेड काफ़ी फैल गया, यानी कि बिजनेस काफ़ी फैल गया, जिसकी वजह से जो इंडियन के शिप थे यानी कि जो भारतीय जहाज़ थे, समुद्री जहाज़, वो दूसरे देशों तक जाने लगे कारोबार करने के लिए, यानी कि बिजनेस करने के लिए। इससे क्या हुआ? चोला किंगडम का काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ गया, यानी कि पैसा और ज़्यादा, ये लोग अमीर हो गए। पहले तो अमीर थे ही, लूट लूट के दूसरे को, राज्यों को बर्बाद करके, लेकिन उसकी वजह से बिजनेस का फैल गया दूसरे देशों तक, तो ये और ज़्यादा क्या हो गए? रिच हो गए, ठीक है। इनका फिर इससे एक नया कैपिटल बन गया, यानी कि जो तंजौर कैपिटल था उसको हटा के क्या कर दिया गया? गंगोई कोंडा, जो कि चोलापुरम में था, ठीक है, नियर द माउथ ऑफ द कावेरी नदी। जो कावेरी नदी है भारत के साउथ की ओर, यहाँ पे एक जगह है चोलापुरम में, ठीक है, तो वहीं पर इनका राज्य बन गया। जो देखो, जब इसके पिता थे राज कर रहे थे तो तब कैपिटल क्या था? क्या था? तंजौर था, ठीक है। जब ये राज कर रहा था तो अपने कैपिटल को चेंज करके क्या कर दिया? गंगई कोंडा। गंगई कोंडा एक जगह है जो कहाँ पर है? कावेरी नदी के पास है, तो वहाँ पर अपने शिफ्ट कर दिया अपने कैपिटल को, यानी कि अब वहाँ ये रहने लगा था। फिर कह रहा है जब इसका लड़का हुआ, किसका? राजेंद्र वन का, मतलब जब उसके, देखो इसके पिताजी का नाम था राजा राजा है, इसके बेटे के मतलब उसके लड़के का नाम था राजा राजा का राजेंद्र। फिर जब राजेंद्र ने शादी किया तो इसका जब लड़का हुआ तो वो काफ़ी कमज़ोर था। कमज़ोर यानी कि शारीरिक रूप से कमज़ोर नहीं था, पावरफुल नहीं था, वो उतना ज़्यादा साहसी नहीं था, वो दूसरे राजाओं से ज़्यादा लड़ता नहीं था, वो अपने में मस्त रहता था, जिसकी वजह से क्या हुआ? उसका किंगडम क्या हुआ? धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया, ठीक है। तो बाद में पांड्या ने क्या किया? 1267 AD में उन्होंने हरा दिया लास्ट चोला किंगडम्स को, जिसका नाम था राजेंद्र सेकेंड। यानी कि जो ये राजेंद्र था, जब इसका लड़का हुआ तो उसका लड़के का नाम क्या था? राजेंद्र सेकेंड, ठीक है। तो पहले लोग ऐसे लड़के का नाम ऐसे ही रखते थे, राजेंद्र सेकेंड, राजेंद्र थर्ड, ठीक है। तो जो राजेंद्र सेकेंड था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, वो अपने राज्य को संभाल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से जब पांड्या थे, ठीक है, जिसको उसके पिताजी ने हराया था, वो लोग फिर आके इसको हरा दिए और राज्य को अपने अंडर में ले लिए फिर से, ठीक है। द होली सहलाज ऑफ द मैसूर वॉज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चोला किंगडम। कह रहा है जो चोला किंगडम था जिसने इसके पिताजी ने अपने अंडर में लिया था, उसको भी पांड्या लोगों ने क्या किया? हड़प लिया और फिर से अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द चोलाज एंड द किंगडम ऑफ श्री विजया। कह रहा है क्या रीजन्स थे जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ? कॉन्फ्लिक्ट यानी कि वार हुआ, किसके बीच में? चोलाज और श्री विजया के बीच में। क्या रीजन थे देखते हैं। तो रीज़न ये था, जो चोलाज थे ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल थे और वो चाहते थे अपने किंगडम को और बढ़ाना चाहते थे, ठीक है, जिसकी वजह से उनको लड़ना पड़ रहा था श्री विजया से। विजया भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे उस समय में, मतलब कि ये थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ थे, ठीक है। तो ये लोग जो विजया थे नहीं चाहते थे कि चोलाज हमारे राज्य में आए और लड़े, इसकी वजह से इनके बीच में लड़ाई हुआ। फिर बाद में लड़ाई होते होते क्या हुआ? ये पेनिनसुला प्लेटियो को भी पूरी तरह से तबाह कर दिए, और जो इसके मर्चेंट थे यानी कि जो इसके बिजनेसमैन थे, जो इसके शहर में रहने आए थे, वो भी क्या कर दिए? धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। इस तरह मतलब धीरे धीरे क्या होने खात्मा होने लगा, और ये जो विजय था वो जीत गया बाद में, और चोला पूरी तरह से हार गया। मतलब जो चोलास थे यानी कि जो राजा राजा था, उसका लड़का था फिर राजेंद्र, इन दोनों ने बहुत नाम कमाया और बहुत ही जगहों को क्या किया? ऑक्युपाई किया। लेकिन बाद में इसका जब लड़का आया राजा राजा सेकेंड, तो जितना भी ये लोगों को ऑक्युपाई किए थे धीरे धीरे क्या कर दिए? सब धीरे धीरे हड़प लिए लोग। कुछ पांड्यास ने हड़पा, कुछ विजया ने हड़पा, जितने भी थे राजा धीरे धीरे आए और हड़पते चले गए, और बाद में ये लोग क्या हुए? तबाह हो गए। कौन? चोलास। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा चोलास गवर्नमेंट, यानी कि जो चोला का सरकार थी, यानी जब चोला राज कर रहे थे, ठीक है, जब राजेंद्र राज कर रहा था या जब राजा राजा राज कर रहा था, तो इनके किंगडम से यानी कि जो इनका साम्राज्य था वहाँ पे गवर्नमेंट कैसी थी, ठीक है, उसके जो चीफ फीचर्स थे यानी कि जो उसके विशेषताएँ थी वो क्या क्या थी वो देखते हैं। कह रहा है जो उसका सिस्टम था चोला एडमिनिस्ट्रेशन का, वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज था। ऑर्गेनाइज यानी कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है। उसका जो गवर्नमेंट यानी कि जो रूल वगैरह थे लोगों को लेकर, ठीक है, उनके जो साम्राज्य में लोग रहते थे उनको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे। ऑर्गेनाइज यानी कि काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप थे। उनकी सेना जो वगैरह थी वो काफ़ी ज़्यादा कानून को मानती थी, उनको लोग फॉलो करते थे गवर्नमेंट के रूल ऑर्डर को, ठीक है। द किंग वॉज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नर, यानी कि जो राजा था वहाँ का, जो उनके गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट क्या था? वो राजा था। कौन राजा था? राजेंद्र और राजा राजा। कह रहा वो पावरफुल तो थे, यानी कि जो राजा थे यानी कि जो राजेंद्र था या जो राजा राजा था वो पावरफुल तो थे, लेकिन बातें किसकी मानते थे? मतलब कि एडवाइस किसकी लेते थे? अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर होते हैं जो एडवाइस करते हैं कि आप राजा को, कुछ लोग होते हैं जो एडवाइस करते हैं कि आप इस तरीके से काम करिए, तो उनकी बातें मानता था। कौन? ये राजेंद्र और राजा राजा दोनों लोग इनकी बातें मानते थे। उसी बात को मानने की वजह से ये लोग इतना आगे गए थे। कह रहा इसके राज्य में वो क्या करता था? टूर पे जाता था, यानी घूमने जाता था,
और इसके क्या करता था, ये अपने राज्य में चुनाव भी करवाता था। ठीक है, लिखा है यहाँ पर साफ साफ कि द गवर्नमेंट बिजनेस वर कैड बाय द असेंबली इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि असेंबली होती थी जो लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती थी। इलेक्टेड मतलब जब बाय द पीपल कहते हैं ना, तो इसका मतलब होता है एक तरह से चुनाव जो लोगों के द्वारा किया जाता है। देयर वर वेरी इंपॉर्टेंट असेंबली, कह रहा कि कई सारे 4 तरह के इंपॉर्टेंट असेंबली थी जिनका नाम था कुछ, देखते हैं। द चोला रूलर एक्नॉलेज देयर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन साउंड फुटिंग, मतलब कह रहे जो चोलास थे ना वो गवर्नमेंट को बांट दिए थे अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि वो लोग बांट दिए थे 6 प्रोविंसेस में बांटे थे अपन चोला एम्पायर को। जैसे जो राज्य थे यानी कि जो गवर्नमेंट थी जो लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती थी वो 6 मंडलों में बटी हुई थी, जिसको हम लोग मंडल बोलते हैं। मतलब 6 पार्ट में बटी हुई थी। पार्ट मतलब मंडलम उस समय बोलते थे लोग, अंग्रेजी नहीं जानते थे ना तो उसमें मंडलम बोलते थे, हिंदी भाषा। ठीक है, तो हर एक मंडलम में कह रहा है ईच मंडलम वाज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ वॉलंडर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। जैसे जो मंडलम है ना एक तरह से राज्य था, उस हर राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम था वलंद 10। क्या नाम था? वलंद 10। ठीक है, इस हर एक मंडलम में या हर एक मंडल में या हर एक वलंदस में क्या करते थे, इलेक्ट होता था लोगों के द्वारा। ईच वलंदस कंटेन अ सर्टेन नंबर ऑफ विलेजेस, कह रहा हर, जैसे अभी भी होता है ना कि हर गांव में एक जिला होता है। ठीक है, मतलब कई गाँव को मिला के एक जिला होता है, कई जिला को मिला के एक स्टेट होता है। तो वैसे ही उस समय भी था कि कई सारे मंडल को मिला के एक साम्राज्य था। ठीक है, वैसे ही कई सारे वलंदस को मिला के एक मंडल था और कई सारे विलेज मिला के एक वलंदस था। तो इस तरीके से काम होता था। तो उस समय भी काफ़ी छोटे मात्रा में सभा बैठती थी जो कि गवर्नमेंट की जाती थी गवर्नर के द्वारा, यानी कि जो वहाँ के गवर्नर थे जो लोगों के द्वारा खड़ा किए गए हैं वो एक सभा बैठाते थे और सभा में लोगों की अर्जियाँ सुनते थे कि क्या दिक्कत है आपको। ईच मंडलम वाज पुट अंडर द चार्ज ऑफ गवर्नर, जो हर एक मंडल था जो कि हर एक राज्य था वो एक गवर्नर के अंडर में आता था। जो गवर्नर किसका होता था? लोगों ने जिसको जिताया होता था। मतलब मेन राजा कोई और होता था, यानी मेन राजा थे कौन? राजेंद्र और राजा। लेकिन वो लोग क्या किए थे, एक गवर्नमेंट बना दिए थे लोगों के लिए कि आप जिसको चाहें हम आपको कैंडिडेट देंगे, आप इन कैंडिडेट में से किसी एक को चुन लीजिए। ठीक है, एक तरह से ये डेमोक्रेसी थी लेकिन पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं थी। ठीक है, तो ये था पहले। कह रहा इन चोला के अंडर में जो गाँव थी ना, जो गाँव था उस समय में, गांव में ही एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो भी थाना वगैरह होता था, सभाएं होती थी वो गांव में ही होती थी। इस वजह से जो पहले के गांव तो काफ़ी ज़्यादा विकास हो रहे थे, यानी कि इसके अंडर में जो गांव थे, जो चोलास के अंडर में गांव थे, वो गांव काफ़ी विकास कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सारा काम गांव में ही हो रहा था। जैसे सारा मीटिंग्स कहाँ होता है, पार्लियामेंट में होता है ना, तो वैसे ही उस टाइम पे सारा मीटिंग कहाँ होता था, गाँव में होता था। अलग अलग गाँव में जाके लोग मीटिंग करते थे। तो इस तरीके से गाँव काफ़ी ज़्यादा विकास कर रहा था। द एडमिनिस्ट्रेशन इन द विलेज वॉज कैरिड ऑन बाई द विलेज असेंबली विच वर 3 टाइप्स ऑफ वर्क इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि 3 तरह की उस समय में गवर्नमेंट होती थी जो इन गाँव में जाती थी। क्या क्या कौन सी थी? उर सभा या महासभा, यानी कि ये 3 इस तरह के लोग थे जो उस समय के अलग अलग गाँव में जाते थे सभा करने, ताकि दिक्कतों पता चल जाए कि गाँव में क्या क्या दिक्कत है। जैसे कि कह रहा है द उर वॉज द असेंबली ऑफ कॉमन विलेजर्स एंड द सभा लर्न ब्राह्मीण्स। कह रहे जो उर था, यानी कि 3 तरह के सभा थे, उर था, सभा था, महासभा था। जो उर था यानी कि जो उर था वो कॉमन गांव के लिए, जैसे गांव के कॉमन लोग होते हैं, ओबीसी वगैरह नहीं होते हैं, मतलब मिडिल लोग, तो ये उनके लिए था उर। ठीक है, और जो सभा था वो ब्राह्मण के लिए था। ठीक है, और जो महासभा था उनके मतलब बिजनेसमैन के लिए था वो। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो उर था वो कॉमन पीपल के लिए था, सभा ब्राह्मण के लिए था, और महासभा वहाँ के जो बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट थे, उनके लिए बैठता था। ठीक है, द लैंड ऑफ द अपर कास्ट हु चूजन बाई लॉर्ड्स ऑफ द समाज, यानी कि जो लैंड लॉर्ड होता था वहाँ का, जो जमींदार होता था, वो लोगों के द्वारा या सभा के द्वारा चुना जाता था उस गांव में। दिस विलेज काउंसिल इंजॉय ग्रेट पावर्स इन द फील्ड ऑफ जस्टिस आल्सो, यानी कि इस गांव में काफ़ी अच्छे से जस्टिस भी होता था, और किसी के साथ झगड़ा हुआ है या किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको अच्छी तरह से जस्टिस भी मिलता था, यानी कि न्याय भी मिलता था इस तरीके से। तो चोलास अपने लोगों का ध्यान रखते थे, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो चोलास के आर्मी था ना, जैसे जो राजा था, जो राजेंद्र था, जो उसके आर्मी थे, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। ठीक है, जैसे कि कौन कौन आर्मी थे? आर्चर्स थे, यानी कि मतलब तीरबाजी, जो तीरबाज नहीं होते हैं, तीर चलाते हैं, वो थे। हॉर्समैन थे, यानी कि घोड़े जो चलाने वाले थे। एलिफेंट्स थे, काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, नेवल फ्लीट थे, यानी कि अलग अलग भालाएँ चलाने वाले लोग थे। मतलब कई तरह के आर्मी था जिनके पास पावरफुल आर्मी था इनके पास। जिसे कहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट जो पावरफुल था वो था नेवी। नेवी यानी कि जहाज़ से जो लड़ते थे, तो वही यानी जो उस समय में जहाज़ से लड़ाई होती थी। ठीक है, शिप से लड़ाई होती थी, तो उनके पास जो नेवी थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। तो वही कह रहा नेवी वाज द मोस्ट पावरफुल विंग ऑफ द आर्मी। जो चोला की सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मी था वो कौन थे? नेवी वाले थे। ये लोग क्या करते थे, जो अलग अलग आइलैंड है जो ये लोग जीत के आए हैं, जैसे लक्षद्वीप और निकोबार, उसको लोग क्या करते, सुरक्षा देते थे ताकि और कोई राजा उस पर ऑक्युपाई ना कर सके। ठीक है, तो ये थी इनके आर्मी। अब आते हैं सोसाइटी, यानी कि इनका समाज कैसा था।
कह रहा है इनकी सोसाइटी के जो ब्राह्मण थे और व्यापारी थे यानी कि मर्चेंट थे, वो काफ़ी ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट मिलता था, इज्जत मिलता था चोला सोसाइटी से। यानी कि जो चोला के लोग होते थे, यानी कि जो कॉमन लोग होते थे, उनके अंडर में, उनके राज्य में ब्राह्मणों को और मर्चेंट को यानी कि व्यापारी को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे ये लोग। कह रहा है जो है कि आर्टिशियन थे यानी कि जो आर्ट वगैरह बनाते थे, वो भी लोग काफ़ी ज़्यादा उनको एक तरह से लोगों का रिस्पेक्ट मिलता था, ताकि आप और ज़्यादा पेंटिंग बनाइए। ये लोगों का पेंटिंग बनाते थे, उनको बेचते थे, तो इस तरीके से उनको भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय होता था। ठीक है, और यहाँ की जो औरतें थी उनको भी काफ़ी ज़्यादा ऑनर दिया जाता था, ऑनर यानी कि रिस्पेक्ट दिया जाता था पूरा बढ़िया से, एंड गिवन अ लॉट ऑफ फ्रीडम। और उन औरतों को, उन लेडीज़ को काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता, यानी कि आज़ादी दे दिया जाता था उनके राज्य में। किनके राज्य में? चोलास के राज्य में। दे वर आल्सो इम्पॉर्टेंट एजुकेशन, यानी कि उनको एजुकेशन भी दिया जाता था, पढ़ाने के लिए, फाइन उनके कपड़े बनाने के लिए पैसे दिए जाते थे। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मदद होती थी औरतों को। कह रहा है कि ये जो चोलास वगैरह थे, किसान को भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते थे उस समय में। तो ये लिखा है द लेबर्स एंड द पीजेंट फ्रॉम द वर्किंग क्लास बट दे वर वेरी पुअर, लेकिन उनके समय वो काफ़ी पुअर थे, लेकिन फिर भी उनको मदद मिलती थी इनसे। द शूद्र वर ट्रीटेड एज अनटचेबल, यानी कि जो शूद्र थे, यानी कि जो मतलब लोअर कास्ट के लोग थे, SC ST, उनको अनटचेबल्स कहा जाता था। मतलब उस समय में ये लोग चीज़ें थी कि छुआछूत उस समय में तो चल रहा था उनके समाज में। तो देखा जाए तो यानी कि ब्राह्मणों को और क्षत्रिय को और व्यापारी को काफ़ी ज़्यादा इज्जत मिलता था, लेकिन जो उसमें के लोअर कास्ट के लोग थे उनको इज्जत नहीं मिलता था, लेकिन औरतों को उस समय में इज्जत मिलता था। ठीक है, अब आते हैं इनके धर्म के बारे में, यानी कि रिलीजन के बारे में, कि कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे। कह रहा है यहाँ के यानी कि चोलास के लोग मैक्सिमम लोग को हिंदू को ही फॉलो करते थे, लेकिन कुछ मतलब जिससे मान लो 100 लोग हैं, यानी कि 100% लोग हैं, 100% में से 60% लोगों को क्या किसको फॉलो करते थे? हिंदू को। बाकी जो 30% लोग हैं वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। बाकी जो बचते हैं वो क्रिश्चियनिटी को और जैनिज़्म को और इस्लाम को फॉलो करते थे। ठीक है, इनके अंडर में, यानी कि देखा जाए तो सब धर्म को ये लोग फॉलो करते थे। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हिंदू को फॉलो करते थे ये लोग। अ नंबर ऑफ रिलीजियस मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। कह रहा है कई सारे धर्म को इन्होंने बढ़ावा दिया, जैसे कि एक है अलवार और नयनार। संत कंटिन्यू टू पॉपुलराइज देयर ओन सेक्ट, यानी कि एक तरह के जो पंडित थे अलवार और नयनार, इनका एक अलग मतलब धर्म था। ठीक है, तो ये उसको भी क्या कर दिए थे? पॉपुलराइज कर लिए थे, यानी कि ये उसको भी प्रचार कर रहे थे। द अलवार पॉपुलराइज डिवोशनल सॉन्ग, यानी कि जो अलवार्स थे, यानी कि जो ये पहले वाले थे अलवार संत, ये किसको पॉपुलराइज कर देते हैं? गाने को, यानी कि भक्ति जो गाने होते थे उस समय में, इसको ये लोग गाते थे। कौन? अलवार। वाइल नयनार संग हाइम्स इन प्रेज ऑफ शिवा, यानी कि जो देखो जो अलवार थे वो भक्ति गाने गाते थे। ठीक है, और जो नयनार थे वो क्या करते थे? पूजा करते थे शिवा की, और उनके भक्त यानी कि उनका एक तरह से नहीं होता है आरती वगैरह, तो वो लोग करते थे। ठीक है, तो इस तरह से अलवार और नयनार थे, ये था उनका सोसाइटी, यानी उनका धर्म। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा वो किसको फॉलो करते थे? हिंदुज़म को, फिर बुद्धिज़्म को, और फिर अदर धर्म को। फिर कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, कह रहा है एक धर्म था लिंगायत करके, उसके टाइम पे यानी कि चोलास के टाइम पे वो धर्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, यानी कि मोस्ट पॉपुलर हुआ था उनके समय में। ठीक है, तो लिंगायत पूछेगा कि MCQ में कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ था उनके समय में, जो कि एक तरह का सेक्टर था, एक अलग सेक्टर था जो मोस्ट पॉपुलर हुआ था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था लिंगायत। क्या नाम था? लिंगायत। सम ग्रेट रिलीजियस टीचर्स आर आलो ड्यूरिंग पीरियड, यानी कि कुछ अच्छे अच्छे गुरु भी थे जो लोगों को क्या देते? शिक्षा देते थे, जैसे कि शंकराचार्य और रामानुज। रामानुज के आपके बारे में सुना होगा, बहुत बड़े क्या थे? मैथमेटिशियंस थे। तो इनके ही टाइम पे थे। किसके टाइम पे? चोलास के बारे में। आपने अगर रामानुज को नहीं जाना है अभी तक, तो आप बहुत बड़े क्या हैं? अज्ञानी हैं। अज्ञानी मतलब आपको ज्ञान नहीं है। जाइए पहले, ठीक है, इस वीडियो को तुरंत खत्म होने के बाद जाइए उस रामानुजन के बारे में पढ़िए, जो कि भारत के सबसे बड़े, भारत के नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़े क्या थे? मैथमेटिशियन थे। और ऐसे ही शंकराचार्य भी काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान थे। तो ये कुछ टीचर्स थे जो काफ़ी बड़े बड़े ज्ञानी थे। ठीक है, उस समय में। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा चोलास टेम्पल, सेंटर ऑफ द एजुकेशन, कल्चरल एंड सोशल एक्टिविटी, यानी कि जो चोला के मंदिर थे उस समय में क्या थे? वो सेंटर थे एजुकेशन के, वहाँ के, यानी कि वहाँ पर मंदिरों में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, कल्चर सिखाया जाता, कल्चर यानी कि संस्कृति सिखाई जाती थी कि क्या संस्कृति है चोलास की। ठीक है, सोशल एक्टिविटी यानी कि सामाजिक तौर पे जो काम होता है उनको सिखाया जाता था, बच्चों को, औरतों को और बड़े लोगों को भी, जो वहाँ पर जाता था सीखने के लिए। कह रहा है इनके राज्य में जो एजुकेशन था ना, यानी कि जो शिक्षा थी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। बेहतर यानी कि आज से भी बेहतर थी। क्यों? देखिए, जो चोलास थे ना वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से विकास कर रहे थे शिक्षा में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे थे किस पे? ग्रामर पे। ठीक है, जो ग्रामर होता है ना हिंदी और इंग्लिश का, मतलब उस समय में उनकी लैंग्वेज रही होगी, उस पर वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। एस्ट्रोनॉमी यानी कि स्पेस वगैरह में ध्यान दे रहे थे, यानी कि कौन से तारे हैं, कौन से क्या हैं। ठीक है, उस पर ध्यान दे रहे थे लोग। फिलॉसफी यानी कि जो भी आर्ट वगैरह होता है, फिलॉसफी होती है, उस पर वो लोग ध्यान देते। इस तरीके से उनका शिक्षा काफ़ी ज़्यादा एडवांस था, यानी कि एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा
एडवांस था, वहाँ पे जो पढ़ाई होती थी फ्री में होती थी, ऐसा नहीं कि पैसा लगता था। और जो टेम्पल था वहीं पे बगल में एक मठ बना होता था, यानी कि एक तरह से घर बना होता था, वहीं पे लोग क्या करते थे, जाकर के पढ़ते थे, यानी कि शिक्षा लेते थे। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जो मठ होते थे जहाँ पे लोग पढ़ने जाते थे, वो मठ इतना बड़ा होता था कि एक बार में कम से कम 400 से 500 बच्चे वो बैठ के पढ़ते थे। सोचिए कितना बड़ा होगा, जहाँ पर 400 से 500 बच्चे बैठते होंगे। ठीक है, तो इस तरह से मठ रहता था चोलास का, जो काफ़ी ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे उस समय में। 400 से 500 एक टाइम में पढ़ते थे। सोचिए कितना बड़ा रहा होगा मठ हो। मठ एक तरह से घर था, एक तरह से मंदिर था, जहाँ पे लोग जाके पढ़ते थे, स्टूडेंट जाके, विद्यार्थी जाके पढ़ते थे, 400 से 500 एक ही टाइम पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है लिटरेरी एक्टिविटी, लिटरेचर अंडर द चोला, यानी कि जो कहानियाँ वगैरह थी बनाई जा रही थी उस समय, वो वगैरह क्या थे देखते हैं। कह रहा है ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ उन लोग उस साउथ इंडिया में। और जो संस्कृत था या तमिल था वो काफ़ी ज़्यादा चीप हो रहा था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लैंग्वेज माना जाता था उस टाइम पे। यानी कि जो तमिलनाडु में भी लोग संस्कृत बोलते थे, यानी कि संस्कृत को काफ़ी बड़ा महत्व दिया गया है। ठीक है, हर राजा के टाइम पे यहाँ भी संस्कृत को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया। वही कह रहा है कि चीफ मीडिया बन गई थी वहाँ उस टाइम पे। अ लॉट ऑफ लिटरेचर वाज क्रिएटेड इन तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ लैंग्वेज। कह रहा है कई सारे कथाएँ या कई सारी भाषाएँ या कई सारे कहानियाँ लिखी जाती थी तमिल में, तेलुगु में और कन्नड़ भाषाओं में। मेनी लिटरेचर एंड रिलीजियस वर्क ऑन संस्कृत। कई सारे लिटरेरी यानी कि कहानियाँ थी और धर्म के बारे में लिखा जाता था, किसमें, संस्कृत के बारे में। पर संस्कृत उन लोगों को पता था, तभी तो लोग कहानियाँ लिखते थे, यानी कि रामायण वगैरह संस्कृत में लिखते थे। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है दे बिकम मोस्ट वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल। द रामायण ऑफ कम्मन इन तमिल इन वॉज सच एग्जाम्पल। जो रामायण था, यानी कि जो रामायण की कहानी है राम सीता लक्ष्मण की, वहाँ पे लिखा गया था कम्मन की लैंग्वेज में। ठीक है, तमिल में लिखा गया था। ठीक, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था ये रामायण, जब संस्कृत में लिखा गया, तमिल में लिखा गया था। तो फिर वैसा कह रहा है कि उसकी तरह एक जब महाभारत लिखा गया तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस लिटरेचर माना गया उस टाइम पे। और भी कई सारे थे, जैसे कि दिया गया पोएट का नाम था, यानी कि कविता का नाम था, जैसे पंपा, पूना, राना। ये भी लिखा गया था कन्नड़ भाषाएं में, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे उसके टाइम पे। ठीक है, अगला देखते हैं अर्ग्रेरियन एक्सपेंशन इन तमिलनाडु। ये क्या है, कह रहा है कि जो चोलास थे ना, वो लगभग 4 से 5 सेंचुरी तक राज किए थे। 4 से 5 सेंचुरी, यानी कि 4 से 500 सालों तक, यानी कि लगभग 450 सालों तक राज किया था। एक सेंचुरी में कितना होता है, 100 रन होता है, तो इस तरह के एक सेंचुरी में 100 साल भी होते हैं। तो ये कह रहा है कि 4 से 5 सेंचुरी तक उन्होंने राज किया। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी कि किसानों, जो लोग उस समय किसान थे, उनको ज़्यादा काफ़ी ध्यान देते। तो वही कह रहा है कि दे पेड ग्रेट अटेंशन टू द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी में काफ़ी ज़्यादा वो लोग ध्यान देते थे। ठीक है, और इरिगेशन पे वो काफ़ी ध्यान देते हैं, जो खेती हो सके वो अच्छी तरह से हो सके, अच्छा प्रोडक्शन हो सके, अच्छा मात्रा में अनाज प्रोडक्ट्स हो सके। कह रहा है जितने ऑलमोस्ट, यानी कि ऑल रिवर्स स्पेशली कावेरी वर यूज फॉर दिस पर्पज, यानी कि इरिगेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज हो रही थी नदी, तो कौन थी, कावेरी नदी थी, जो ये लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे उस टाइम पे। इस तरीके से जो चोलास थे अपना काम करते थे, अपना धर्म निभाते थे, अपने एडमिशन को करते थे, चुनाव लड़वाते थे, और खेतों में काफ़ी ज़्यादा भी आगे थे, और अपने राज्य को भी काफ़ी ज़्यादा फैला दिया था इन लोगों ने। ठीक है, ये था हमारे चोलास के बारे में आज का चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।